स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। इंडिया की न्यूक्लियर पावर जनरेशन में आत्मनिर्भरता अचीव करने का जो ऑब्जेक्टिव है उसके हम एक स्टेप और नजदीक यहां पर आ चुके हैं। और उसका रीजन है कालापक्कम का जो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है उसमें क्रिटिकलिटी को अचीव करना, जिसकी वजह से हमारी एनर्जी सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म जो टारगेट सेट किए गए हैं आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत के लिए, इन सभी टारगेट्स, इन सभी ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में यह पर्टिकुलर स्टेप एक बहुत ही अहम रोल प्ले करने वाला है। और ये स्टेप की जरूरत क्यों पड़ी उसके बारे में भी हम बात करेंगे, एज वेल एज जो इंडिया के द्वारा 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम यहां पर रखा गया था, जिसके ऊपर काम करंटली किया जा रहा है, वो एग्जैक्टली क्या बताता है। तो आइए डिस्कस करते हैं आज के सेशन में। मेरा नाम अरविंद गुलेरिया है। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो जनरली जब भी हम न्यूक्लियर पावर जनरेशन की बात करते हैं तो इस पूरे कंटेक्स्ट में कुछ एक ऐसे देश हैं जिनका नाम सामने आता है, यूएस, फ्रांस, चाइना, रशिया, जिन्होंने सिग्निफिकेंटली अपने न्यूक्लियर पावर जनरेशन के प्लांट्स वहां पर लगा रखे हैं। नंबर ऑफ रिएक्टर्स उनके पास सिग्निफिकेंट है और वो उस प्रकार की जनरेशन कर रहे हैं जो कि लॉन्ग टर्म सप्लाई यहां पर प्रोवाइड करता है। एंड किसी भी देश के लिए पावर सप्लाई एक बहुत अहम रोल प्ले करती है उनके एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए। अब इस केस में भी इंडिया का नाम कहीं पर हमें देखने को नहीं मिलता। सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू द यूरेनियम, जो कि एक हम कह सकते हैं एक इनपुट प्रोडक्ट है जिसके चलते पूरी न्यूक्लियर पावर जनरेशन हमें यहां पर देखने को मिलती है, तो उस इनपुट प्रोडक्ट के केस में भी इंडिया का नाम कहीं नहीं आता कि इंडिया के पास भी उस प्रकार के रिजर्व्स अवेलेबल हों, कि सिग्निफिकेंट तरीके से ऑस्ट्रेलिया के पास हैं, कजाकिस्तान के पास हैं, कनाडा के पास हैं। एंड दैट इज वाई अभी तक जो भी हमारा न्यूक्लियर पावर जनरेशन के ऊपर काम किया गया, जो कि स्टेज 1 में आता है, उसमें हमारी बहुत सिग्निफिकेंट इंपोर्ट डिपेंडेंसी देखने को मिलती है। अब जाहिर सी बात है, ना ही हमारे पास यूरेनियम के रिजर्व्स हैं और ना ही हमारा उस प्रकार का सेटअप अभी तक क्रिएट हुआ है, जो कि अगेन व्हेन इट कम्स टू एनर्जी सिक्योरिटी, पावर जनरेशन बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। एंड जो ट्रेंड हम करंटली देख रहे हैं, जिस प्रकार से पावर जनरेशन की डिमांड बढ़ती जा रही है, चाहे वो रिसेंट AI डेटा सेंटर्स हों या ओवरऑल जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के प्रोग्राम्स हों, तो जाहिर सी बात है हमें लॉन्ग टर्म सप्लाई इंश्योर करने के लिए इस न्यूक्लियर पावर के ऊपर काम करना बहुत आवश्यक है। बट अगर मैं आपको बताऊं कि इस न्यूक्लियर पावर के ऊपर काम करना कोई अभी से शुरू नहीं हुआ, बिकॉज हमने बहुत पहले असेस कर लिया था कि हमारे पास यूरेनियम रिजर्व्स तो नहीं है, बट व्हेन इट कम्स टू थोरियम रिजर्व्स, तो इंडिया टॉप रैंकिंग नेशन में यहां पर आता है कि सबसे ज्यादा रिजर्व्स, क्लोज टू 13% ऑफ द टोटल रिजर्व्स ऑफ द वर्ल्ड, थोरियम के इंडिया में यहां पर पाए जाते हैं। और इसी पर्टिकुलर एलिमेंट को मद्देनजर रखते हुए इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम यहां पर डेवलप किया जाता है। और इन थोरियम रिजर्व्स की अगर हम बात करें तो इन लोकेशंस में मोस्टली ये पाया जाता है, केरला बीइंग वन ऑफ दो साइट्स जहां पर काफी अबंडेंसी में पाया जा रहा है, राइट। आपके सैंड में ही आपका इस प्रकार का एलिमेंट यहां पर मिलता है। बट जो 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम था, इसका जो विजन था वो यहां पर सेट किया गया था होमी बाबा द्वारा। उन्होंने यहां पर कहा कि देखिए, जिस प्रकार की न्यूक्लियर पावर जनरेशन हम करना चाहते हैं, उसके लिए जो हमें यहां पर एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो चाहिए यूरेनियम का, वो तो हमारे पास है नहीं, थोड़ा बहुत है, बाकी हम इंपोर्ट करेंगे। तो उस केस में हम अपने फर्स्ट स्टेज में उसे यहां पर बिल्ड करेंगे, फिर हम एक अपना खुद का नया फ्यूल यहां पर ब्रीड करेंगे, जिसे फाइनली थोरियम के साथ यूज करके हम अपनी न्यूक्लियर पावर जनरेशन यहां पर कर पाएंगे। एंड दैट वाज द एस्पेक्ट ऑफ 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम, जो कि होमी बाबा ने आज से 70 साल पहले के अराउंड यहां पर सेट किया था इस टारगेट को, और कहा था कि अगर हमें अपना फ्यूचर में एक बेसिक ऑब्जेक्टिव जो रहता है किसी भी देश का एनर्जी सिक्योरिटी का, उसे इंश्योर करना है, तो इन 3 स्टेप्स के ऊपर यहां पर काम करना पड़ेगा। एंड विद रिस्पेक्ट टू द डेथ ऑफ होमी बाबा ऑल्सो, है ना, कितने सारे कॉन्ट्रोवर्सीज हमने देखे हैं, बहुत सारे वेब सीरीज यहाँ पर आ चुके हैं जिनको आपने भी डेफिनेटली यहाँ पर देखा होगा। और उन्हीं वेब सीरीज में बताया जाता है कि फर्स्ट स्टेज की इंप्लीमेंटेशन के लिए ही, जब हमारे पास यूरेनियम अवेलेबल नहीं था और बाकी देश नहीं दे रहे थे, तो उन्होंने किस तरीके से अपने कुछ यूरोपियन दोस्तों के साथ मिलकर इस प्रकार की सप्लाई चेन यहाँ पर क्रिएट करी ताकि फर्स्ट स्टेज पे हम यहाँ पर काम कर सकें। तो पहली स्टेज इसमें आती है PHWRs, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स, जिसमें जो हमारा यूरेनियम है 238, 235, इन दोनों को हम यहाँ पर यूज करते हैं, जिसके चलते हम हीट जनरेट कर पाते हैं। हैवी वाटर यहाँ पर यूज किया जाता है एज अ मॉडरेटर, एज अ कूलेंट, ताकि जो स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स उनको हम कंट्रोल कर सके। एंड फाइनली ऑब्जेक्टिव तो ये है कि हमें स्टीम जनरेट करनी, ताकि जिसके चलते हमारी इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन यहाँ पर हो सके। एंड इसी के चलते जो फर्स्ट स्टेज था,
ड्यू टू दिस वी हैव अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ रिएक्टर्स इन इंडिया जो कि इस प्रकार की एनर्जी जनरेशन यहाँ पर कर रहे हैं। बट कंसिडरिंग द फैक्ट कि जैसी डिमांड यहाँ पर बढ़ती जा रही है, तो हालांकि इंडिया ने रिन्यूएबल्स के ऊपर शिफ्ट किया है, सोलर और विंड के ऊपर शिफ्ट किया है, बट उसमें कंसर्न क्या है भैया, अगर सूरज रहेगा तब आपकी बिजली जनरेट हो पाएगी, है ना। क्लाउडी अगर आपका एक वेदर पैटर्न वहां पर देखने को मिल रहा है, तो उस केस में आप उतनी एनर्जी जनरेशन नहीं कर पाएंगे। सेम इज द केस विद विंड एनर्जी ऑल्सो, राइट। तो अगर हमें लॉन्ग टर्म सप्लाई चाहिए, एक कंसिस्टेंट सप्लाई चाहिए, तो हमें न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर यहाँ पर शिफ्ट करना बहुत ज्यादा आवश्यक बन जाता है। अब उसी केस में अगर हम देखें तो जो हमारा नेचुरल यूरेनियम है प्लस यूरेनियम 235 जो कि हाईली रिएक्टिव यहाँ पर रहता है, बहुत ही छोटी क्वांटिटी में से हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं, तो वही इस प्रकार के प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स में उनके रिएक्शन के थ्रू हमारे पास यूरेनियम 235 के फिशंस के थ्रू एनर्जी हम यहाँ पर जनरेट कर पाते हैं, हीट यहाँ पर जनरेट कर पाते हैं। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन एक प्लूटोनियम 239 हमारा यहाँ पर एज अ बाय प्रोडक्ट यहाँ पर निकलता है। Now this plutonium 239 is a very very important thing when it comes to the stage 2। अब हालांकि एज अ वेस्ट प्रोडक्ट है, बहुत छोटी क्वांटिटी में यहाँ पर निकलता है और इसको एक्सट्रैक्ट करने की प्रोसेस भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। बट पॉइंट यहाँ पर क्या है कि इसी प्लूटोनियम 239 के चलते हमारा स्टेज 2 यहाँ पर इंप्लीमेंट होता है। अब इस पूरे स्टेजेस को अगर यहाँ पर ऑब्जर्व करना, थोड़ा सा मैं आपके लिए जूम कर देता हूँ। लुक एट दिस कि जहां पर आपका 238 प्लस 235 का हम इनपुट यहां पर यूज करेंगे, फ्यूल यहां पर यूज करेंगे, आउटपुट हमारे पास प्लूटोनियम 239 प्लस एनर्जी यहां पर जनरेट होगी। अब यही जो प्लूटोनियम 239 है, इसी को हम यहां पर यूज करेंगे 238 के साथ दोबारा। एंड दिस इज समथिंग जो हमारे लिए बहुत क्रूशियल है, जिसके ऊपर करंटली काम भी किया गया, स्टेज 2 का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। और इन्हीं दोनों के रिएक्शंस के चलते हम दोबारा से प्लूटोनियम 239 एज वेल एज 233 यहां पर क्रिएट कर पाएंगे अलॉन्ग विद द एनर्जी, है ना। मतलब जो स्टीम यहां पर रिलीज होगी उससे हम एनर्जी यहां पर क्रिएट कर देंगे। बट इसी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो इंपॉर्टेंट बन जाता है रिसेंट जो अचीवमेंट हमने यहां पर देखी है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये जो पूरी साइकिल है कि जहां पर प्लूटोनियम 239 यहां पर सप्लाई किया जा रहा है, उसके चलते हम और 239 यहां पर क्रिएट कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये जो पूरी प्रोसेस है ये सेल्फ सस्टेनिंग यहां पर होनी चाहिए, कि इतना 239 यहां पर हम जनरेट करें कि ये प्रोसेस चलता जाए। एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जो कि कैटलाइजर का रोल यहां पर प्ले करेगा। और उस तरीके से अगर आप एक इनपुट डाल रहे हो तो वहां पर आपको डेढ़ इनपुट देखने को मिलेगी। एंड दैट इज द अचीवमेंट जो कि प्रोटोटाइप में हमने यहां पर अचीव करी है, कि हमारी ये पूरी की पूरी रिएक्शन यहां पर स्टेबलाइज कर दी गई है। एंड फर्दर उसी पर्टिकुलर 233 को यूज करते हुए, जो कि बहुत क्रूशियल है, एंड थोरियम एज एन एलिमेंट खुद से यहां पर एनर्जी जनरेट नहीं कर पाएगा, 233 की यहां पर प्रोडक्शन हमें चाहिए। तो उसी 233 जो कि एक बाय प्रोडक्ट है अगेन ऑफ द स्टेज 2 रिएक्शन, उसी को यहां पर थोरियम के साथ कन्वर्ट करते हुए, उसको रिएक्ट करते हुए, नॉट एग्जैक्टली कन्वर्ट बट रिएक्ट करते हुए, हमारा फाइनली आउटपुट 233 एज एनर्जी का यहां पर रहेगा। और इसकी हमारे पास अबंडेंस में अवेलेबिलिटी है। सो दैट वाज द आइडिया जिसके चलते यहां पर ये 3 स्टेज प्रोग्राम डेवलप किया गया। एक बार दोबारा से जो सेकंड स्टेज है उसको समझ लेते हैं कि फास्ट ब्रीडर एग्जैक्टली कर क्या रहा है। एक एम्पलीफिकेशन का यहां पर एक काम करता है, कि जहां पर आपने इनपुट में मान लीजिए 1 यूनिट का फ्यूल डाला, तो आपको आउटपुट में जो प्लूटोनियम की आउटपुट है वो ज्यादा देखने को मिलेगी, बिकॉज ऑफ द होल प्रोसेस ऑफ दिस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, राइट। और इसी केस में जो आपका फ्यूल यूज किया जा रहा है, जो ब्लेंड है प्लूटोनियम 239 और यूरेनियम 238 का, उसी के चलते ये पर्टिकुलर रिएक्शन यहां पर काम कर पाता है। पर ध्यान रहे, जैसे कि फर्स्ट स्टेज में जो आपका कूलेंट था वह हैवी वाटर था, यहां पर हम सोडियम का यूज करते हैं उस प्रकार की कूलेंट करने के लिए। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि यहां पर ये पूरी रिएक्शन अनमॉडरेटेड है, कि जो आपके न्यूट्रॉन्स की स्पीड यहां पर रहती है वो फास्ट ही रहती है, हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते हैं। अब इसी केस में जो हमारा ये फास्ट ब्रीडर का जो न्यूक्लियर रिएक्टर जो प्रोटोटाइप यहां पर कालापक्कम में था, इसने क्रिटिकलिटी को अचीव किया। इसका मतलब यहां पर क्या है कि पूरी रिएक्शन यहां पर सस्टेनेबल बन चुकी है। कि हम इसको, क्रिटिकलिटी का मतलब क्या है कि 1 यूनिट के चलते जो हम एक्स्ट्रा यूनिट्स यहां पर प्रोड्यूस करना चाह रहे थे, वो जो रिएक्शन था वो हमने यहां पर अचीव कर लिया, जो कि इस पूरे मॉडल को सस्टेनेबल यहां पर बना देता है। और इसी के चलते जो हमारा फाइनली आउटपुट है कि हमें इंक्रीज प्लूटोनियम 239 की आउटपुट यहां पर क्रिएट करनी है, एंड पावर तो हम यहां पर क्रिएट कर ही रहे हैं, ताकि हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारे पावर जनरेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो यहां पर पूरे हो सकें। तो उसी के ऊपर ये पूरा का पूरा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यहां पर काम कर रहा है। सो वेरी वेरी सिग्निफिकेंट स्टेप जो कि इंडिया ने यहां पर अचीव किया है। एंड इसी स्टेप के चलते जो हमारा थर्ड स्टेज है वो क्रूशियल हमारे लिए बन जाता है। अगेन
द थोरियम इटसेल्फ, वो खुद से आपका पावर जनरेशन उस प्रकार के फिजन रिएक्शन में यहाँ पर काम नहीं कर सकता। उसे यहाँ पर चाहिए कि जो प्लूटोनियम 239 की एक्स्ट्रा आउटपुट के चलते जो पूरा सिस्टम आपका सेल्फ सस्टेनिंग बन रहा है, साथ के साथ 233 जो हम यहाँ पर क्रिएट कर पा रहे हैं। ऑलराइट, तो कुछ की फैक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू द दिस जो प्रोटोटाइप हमारे पास इस एफबीआर का यहाँ पर अवेलेबल था। कैपेसिटी यहाँ पर आपकी मेंशन्ड है, हम किस प्रकार का कूलेंट यहाँ पर यूज कर रहे हैं वो आपको मेंशन कर दिया गया है, सोडियम जो हमने डिस्कस भी किया, फ्यूल जो यहाँ पर यूज किया जा रहा है हम मिक्स्ड ऑक्साइड यहाँ पर मॉक्स कहते हैं, जिसमें प्लूटोनियम और यूरेनियम को यहाँ पर हम कंबाइन करके एज अ फ्यूल यहाँ पर यूज किया जाता है। और ये बेसिकली जो रीप्रोसेस स्पेंट फ्यूल जो बेसिकली हमने यहाँ पर डिस्कस किया ना, दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ये प्लूटोनियम 239 जो यहाँ से स्टार्ट किया जा रहा है, इट इज अ रीप्रोसेस्ड जो आपका फ्यूल यहां से स्टार्ट किया जा रहा है, उसी के थ्रू हम यहां पर इसे जनरेट कर पा रहे हैं। राइट, स्पेशल फीचर क्या है कि ब्रीडिंग रेशियो, नाउ दिस इज द पॉइंट कि ब्रीडिंग रेशियो इज ग्रेटर देन 1, कि एक यूनिट का आपका फ्यूल डालने से हमें एक्स्ट्रा प्लूटोनियम यहां पर जनरेट होता हुआ देखने को मिल रहा है, दैट प्रोड्यूसेस मोर फिसल फ्यूल देन द कंज्यूम्ड, जो कि इस पूरी साइकिल को लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी यहां पर इंश्योर करता है। और इसकी डिजाइन लाइफ देखी जाए तो 40 साल की यहां पर रखी गई है। एंड द थर्ड स्टेज, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज, वो है हमारा जो एक बहुत बड़ा प्रॉमिस जो यहाँ पर रखा गया है एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, न्यूक्लियर पावर जनरेशन के लिए, एंड दैट इज कि अब हम यहाँ पर अपने थोरियम को यूज कर पाएंगे। एंड जो हमारे पास यूरेनियम 233 यहाँ पर आया है, जो कि बेसिकली स्टेज 2 का ही हमारा एक प्रोडक्ट यहाँ पर निकल के आया है, उसी 233 को हम अपने थोरियम 232 के साथ कंबाइन करके एज अ फ्यूल को यूज करते हुए हमारे एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर्स के थ्रू इस पूरी प्रोसेस को सेल्फ सस्टेनिंग यहां पर बनाया जाएगा। बिकॉज हमारे पास इन दोनों चीजों की सप्लाई अब क्रिएट होगी। 233 हमारा स्टेज 2 से आता जाएगा जो कि सेल्फ सस्टेनिंग वहां पर चलता जा रहा है, एंड 232 के जो हमारे पास थोरियम के रिजर्व्स हैं वो तो अबंडेंसी में अवेलेबल है ही। तो एक ऐसा एलिमेंट जो कि बाकी देशों के लिए इतना कोई खास ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं कर पा रहा था, हमारे 3 स्टेज प्रोग्राम के चलते एक मेजर ऑब्जेक्टिव यहां पर प्रोड्यूस करेगा कि जो हमारी पावर की रिक्वायरमेंट है, जो कि करंटली अगेन आई विल रिपीट डिमांड बढ़ती जा रही है, उस रिक्वायरमेंट को यहां पर पूरा कर पाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा सेटअप यहां पर क्रिएट किया जा रहा है। बट लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोटोटाइप पर वो क्रिटिकलिटी का पॉइंट अचीव किया है। अभी आपके सिर्फ ऐसे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स की इंस्टॉलेशन यहां पर होनी है, फिर जाके हम अपने थर्ड फेज के ऊपर यहां पर कंप्लीट तरीके से काम कर पाएंगे। बट इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पहलू हैं जिसको समझना बहुत जरूरी है। वो क्या है अभी डिस्कस करते हैं, बट उससे पहले एक सिंपल सा सवाल, पावर जनरेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ पावर जनरेशन, जिसमें से हमारे पास 4 ऑप्शंस यहां पर अवेलेबल हैं और आपको बताना है कि कौन कौन सी यहां पर करेक्ट है। थोड़ा सोचिए इसके बारे में और करेक्ट आंसर अपना यहां पर मार्क कीजिए। एंड अगर आप भी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं एंड इकोनॉमी एज अ सब्जेक्ट में अगर आपके कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई एम मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू इन योर प्रिपरेशन। एंड करेंटली आपकी ही प्रिपरेशन को मद्देनजर रखते हुए 2027 का बैच यहाँ पर अनाउंस कर दिया गया है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है 7 अप्रैल से। बट दैट डज नॉट मीन कि आप इस बैच में एनरोल नहीं कर सकते, आप डेफिनेटली कर सकते हैं। खास बात इस बैच की जो P2I का इनिशिएटिव हमने डिजाइन किया है कि प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की जो भी प्रिपरेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं उसे हम यहां पर कवर करते हैं। द ऑब्जेक्टिव इज टू मेक श्योर कि आपकी जो भी डिमांड्स हैं, चाहे वो आंसर राइटिंग की है, मॉक सेशंस की हैं, कंटेंट कवरेज की है, मेंटरशिप की है, वो कवर की जा सके। और जैसे प्रीलिम्स अगर आपका क्लियर हो जाए और उसी समय पर जो आपको एक गाइडेड माहौल में जो अपनी प्रिपरेशन करनी रहती है मेंस की, उसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हमने इसमें डिजाइन किया है मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम, जहां पर आप दिल्ली आइए, आपका रहना खाना सब स्टडी IQ देखेगा, सब कुछ इंश्योर करेगा, आप बस आके तैयारी कीजिए। एंड दैट इज द होल आइडिया, जिसके चलते हम 2025 में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर देख पाए हैं। सो डेफिनेटली जाके चेकआउट करें, एनरोल करें। ARG लाइव का आप कोड यहाँ पर यूज कर सकते हैं, विल बी गेटिंग द मैक्सिमम डिस्काउंट्स। एंड डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन में एक मेजर वैल्यूडेशन यहाँ पर रहेगा, जो कि आपको अपने गोल तक और आसानी से पहुंचा सकता है। तो मिलते हैं क्लासेस में। नाउ द पॉइंट इज कि इस पूरे सेगमेंट में जो सबसे बड़ा कंसर्न था वो यही था कि क्यों हम एक 3 स्टेज प्रोग्राम यहां पर डेवलप कर रहे थे, बिकॉज वी हैड अ मेजर डिपेंडेंसी ऑन द इंपोर्टेड यूरेनियम। एंड वहीं 2008 से लेकर 2025 तक अगर देखा जाए तो इंडिया ने क्लोज टू 18,800 मीट्रिक टन का यहां पर यूरेनियम का इंपोर्ट किया है हमारे रिएक्टर्स के लिए, फॉर द स्पेशलाइज जो हमारा फेज 1 वाला, जो स्टेज 1 वाला प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स हैं उनके लिए। और उसमें अगर हम देखें तो हमने कजाकिस्तान, कनाडा, उज्बेकिस्तान, इन सभी से सिग्निफिकेंटली इंपोर्ट्स किए हैं। एंड ओवर द ईयर्स अगर हमारे मेजर सप्लायर्स की बात करें तो उन सप्लायर्स की बात भी यहाँ पर है कि रशिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, कनाडा, इनके साथ सिग्निफिकेंट रिलेशंस हमने यहाँ पर मेंटेन करके रखें, ताकि हमारी इस न्यूक्लियर पावर जनरेशन के लिए जो एक मेजर इनपुट की जरूरत है वो हम यहाँ पर पूरी कर सकें।
एंड नाउ इज द टाइम जब इंडिया ने रिसेंटली अपना एक नया एग्रीमेंट यहां पर साइन किया है कनाडा के साथ यूरेनियम की सप्लाई को मेंटेन करने के लिए, जिसके चलते 2027 से लेकर 2035 तक 10,000 टन का जो हमारा यूरेनियम की सप्लाई है वो कनाडा हमें यहां पर प्रोवाइड करेगा। डेफिनेटली उसके बदले में वो पैसा भी हमसे यहां पर लेगा, विच इज इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स। बट द पॉइंट इज, इस पूरी 3 स्टेजेस को सक्सेसफुल होने के लिए, पहली और दूसरी स्टेज को अच्छे तरीके से काम करने के लिए यूरेनियम की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो थर्ड स्टेज तक हम वहां पर पहुंच पाएंगे। तो थर्ड स्टेज तक अगर वहां पर पहुंचना है तो जो अभी तक काम चल रहा है, पहली बात उसको और तेजी से यहां पर करना पड़ेगा। प्रोटोटाइप से बात नहीं बनेगी, हमें मल्टीप्लिसिटी इसकी करनी पड़ेगी, बट उसके लिए हमें यूरेनियम की रिक्वायरमेंट रहेगी और उसी यूरेनियम की रिक्वायरमेंट को इंश्योर कर दिया गया है अंटिल 2035 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विच इज गोइंग टू प्ले अ वेरी पिवटल स्टेप इन दिस 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम, जो कि अगेन बहुत सालों पहले यहां पर डिजाइन किया गया था और फाइनली जाके अब उसका इंप्लीमेंटेशन यहां पर हो रहा है। तो डेफिनेटली एनर्जी सिक्योरिटी का जो हमारा कंसर्न हमेशा से रहता है कि जो हमारी डिपेंडेंसी रहती है हम उसे यहाँ पर एड्रेस कर पाएंगे। जो हमारे पास रिजर्व्स अवेलेबल है थोरियम को, उनको हम फाइनली यहाँ पर यूज कर पाएंगे, राइट। एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो एक्सट्रीमली एफिशिएंट यहाँ पर पाया जाएगा, राइट, क्योंकि फास्ट ब्रीडर्स हैं, वो आपकी जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन की जो एफिशिएंसी उसको रेडिकली यहाँ पर इंप्रूव कर देता है। एंड कहीं ना कहीं जो इनर्ट 238 है, जिसको इतना अच्छे तरीके से हम यूटिलाइज नहीं कर पाते, प्लूटोनियम के साथ यूज करते हुए हम इसे यहाँ पर यूज कर पाएंगे। एंड बहुत सारे तो आपके जो रिएक्टर्स हैं वो 238 को एज अ वेस्ट यहाँ पर ट्रीट करते हैं, बट अब हमारे लिए सेकंड स्टेज के लिए 238 बहुत क्रूशियल रोल यहाँ पर प्ले करेगा। एंड मोर ओवर जो भी हमारे कमिटमेंट्स हैं, ऑब्लिगेशंस हैं क्लाइमेट चेंज को लेके, नेट जीरो मिशंस को लेके, हम उन कमिटमेंट्स को भी यहाँ पर पूरा कर पाएंगे। एंड इवन जो न्यूक्लियर पावर जनरेशन के गोल्स यहाँ पर सेट किए गए 100 गीगावाट के, हम उन गोल्स को भी यहाँ पर अचीव कर पाएंगे अगर हमने इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर यहाँ पर काम कर लिया। बट दैट डज नॉट मीन कि ये पूरी की पूरी कहानी बहुत सुनहरी है, रोड आगे का बहुत सुनहरा है, नहीं। बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं और रोड ब्लॉक्स भी, जो कि हम अभी तक फेस भी करते हैं। पहली बात टाइम और कॉस्ट, कि कहाँ इसका जो माइलस्टोन है 2010 का सेट किया गया था कि प्रोटोटाइप आपका 2010 में क्रिटिकल स्टेज को अचीव कर लेगा। 16 साल लेट हम यहाँ पर अभी हैं। एंड डेफिनेटली जितना लेट रहेंगे, जितने डिलेज होंगे, कॉस्ट भी भैया उतनी ज्यादा यहाँ पर बढ़ती जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो आपका लिक्विड सोडियम यहाँ पर एज अ कूलेंट सेकंड स्टेज में जो यूज किया जा रहा है, डेफिनेटली इट प्रोवाइड्स एक्सीलेंट हीट ट्रांसफर, बट कहीं ना कहीं ये वायलेंटली रिएक्ट भी करता है एयर और वाटर के साथ। उसी वजह से फास्ट ब्रीडर प्रोजेक्ट्स बहुत सारे देशों में, फ्रांस में, जापान में, भैया वो उतने अच्छे सक्सेसफुल नहीं रहे, उनको बंद भी करना पड़ा। तो इंडिया को इंश्योर करना है इस कॉम्प्लेक्सिटी को यहाँ पर बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाए। एंड इवन अगर आपका कालापक्कम यहाँ पर अब कमीशन हो जाएगा तो डेफिनेटली जो थोरियम की डिप्लॉयमेंट यहाँ पर है उसमें आपको डेकेड्स ऑफ ऑपरेशनल एफबीआर एक्सपीरियंस यहाँ पर चाहिए कि आपका पहले फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट हो जाए, फिर जाके आप अपने थर्ड स्टेज के ऊपर यहाँ पर काम कर पाएंगे। जो कि अगर हम करंटली ऑब्जर्व करें, जिस प्रकार की डिलेज ऑलरेडी यहाँ पर हो चुके हैं उसको मद्देनजर रखें, तो अभी भी 20 से 30 साल यहाँ पर आराम से लग सकते हैं। बट दैट डज नॉट मीन कि जो पूरा इवेंट यहाँ पर हुआ है इट इज नॉट सपोज टू बी सेलिब्रेटेड। डेफिनेटली इट इज सपोज टू बी सेलिब्रेटेड, बट देयर इज अ लॉन्ग रोड अहेड जिसको यहाँ पर इंडिया को फॉलो करना है, टाइमली इसे पूरा करना है, अपने कॉम्प्लेक्सिटीज को यहाँ पर एड्रेस करना है ताकि इस चैलेंज को यहाँ पर पूरा कर सकें। तो बेसिकली कालापक्कम कोई एंड गेम नहीं है, एक नए सीजन की यहाँ पर शुरुआत हुई है, जिसके चलते डेफिनेटली जो भाभा का एक बहुत मेजर अल्टीमेट विजन था हम उसे शायद यहाँ पर पूरा कर पाएंगे। इट डिपेंड्स अपॉन कि किस प्रकार का पॉलिसी सपोर्ट यहाँ पर रहता है। डेफिनेटली शांति एक्ट के चलते प्राइवेट प्लेयर्स की पार्टिसिपेशन भी यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो वी कैन सी दैट देयर माइट बी सम इंप्रूवमेंट इन द एफिशिएंसी। बट अगेन किस प्रकार का कंट्रोल यहाँ पर सरकार रखती है इस पूरे सेटअप में, दैट विल ऑल्सो प्ले अ वेरी वाइटल रोल। सो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्लियर होना चाहिए कि अभी तक जो डिलेज हो चुके हैं, कॉस्ट एस्केलेशन जो हुई हैं, उनको अवॉइड करना है। एंड अगर हम क्रिटिकलिटी यहाँ पर अचीव कर चुके हैं तो विल हैव टू मेक श्योर कि इस कॉम्प्लेक्सिटी को एड्रेस करते हुए हमारे जो गोल्स और जो टारगेट्स एनर्जी सिक्योरिटी के, विकसित भारत के, आत्मनिर्भर भारत के एंड इवन न्यूक्लियर पावर जनरेशन के, उन्हें हम यहाँ पर पूरा कर सकें। तो आई होप आप सभी के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन यहाँ पर जरूर हुआ हो। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।